डू करते हैं, चेक, देन एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। तो कौन कौन सी हमारे कौन कौन से डी हमारे प्लान में आते हैं, कौन कौन से डी हमारे डू में आते हैं, कौन कौन से डी चेक में आते हैं, और कौन कौन से डी हमारे एक्शन में आते हैं, ये हम अब समझेंगे। प्लान प्लान में हमारे D0 से लेके D2 तक हमारे प्लान रहते हैं। यानी हमारा D0 जो रहता है सर, प्रिपेयर एंड प्लान फॉर द 8D। इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं और प्लान करते हैं कि हमें 8D करना है, जिसके लिए हम कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड सिम्टम्स, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर एक इमीडिएट एक्शन लेते हैं। जैसे हम कंटेंट पे एक्शन लेते हैं, जो कि इश्यूज आने पे हम लिया करते हैं, जो कि हमारा D0 में आता है। D1 डी वन में हम एक टीम फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर उस टीम को हमारे उस प्रोडक्ट और प्रोसेस की नॉलेज रहेगी जिसमें इशू आया है। और इस D1 के अंदर हम सारे टीम मेंबर्स का नाम देंगे, जो कि इस इशू से रिलेट करेंगे। D2 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अब हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। देखो विनोद, विनोद ये जो हेलो सर, आवाज आ रही है ना, मीटिंग सर? इसको करो मिनिमाइज। ये मिनिमाइज करो, तुम्हारा कर्सर जहाँ पे है। अरे यार वो नहीं रहे, एक सेकंड। पीपीटी चालू रखो, ये ब्लैक तुम्हारा दिख रहा है ना, राइट साइड में। हाँ, ये इसको मिनिमाइज कर लो। मिनिमाइज करो ना उसको साइड में। हाँ ठीक है सर, अब ठीक है। एक ये फॉर्म अ टीम, इसका मतलब ये है कि जो जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जो लोग आपको चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट से, इट्स अ बिल्कुल सर, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, और एरिया एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल सर, उनको प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों। जी सही टैलेंट और सही लोग अगर टीम में रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऐसे मेंबर रहेंगे जिनको नॉलेज ही नहीं है या फिर कुछ जो काम नहीं कर पाएंगे, तो मतलब नहीं है टीम फॉर्म करके भी। जैसे अपने काइजन में, अपन हर काइजन में रडार चार्ट देते हैं, पूरे टीम टीम फॉर्म करते हैं और उनका रडार चार्ट बनाते हैं। तो उसका मतलब ये रहता है कि कौन सा मेंबर कौन से टूल यूज कर सकता है, और वो टूल में उसका क्या रेटिंग है, क्या स्टेज पे है वो टूल। किसी को सिखा भी सकता है या फिर जस्ट 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। ठीक है। बिल्कुल सर। अब सर हमारा D2 है, वो है हमारा डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या रहती है? स्पेसिफाई द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई बाय आइडेंटिफाइंग द क्वांटिफाइबल टर्म्स, द हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हाउ मेनी फॉर द प्रॉब्लम। यानी हम डिस्क्राइब द प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे किसके थ्रू? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हाउ मेनी, यानी 5W2H के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करेंगे हमारी प्रॉब्लम को। तो उससे हमारी प्रॉब्लम निकल के हमारे सामने आ जाएगी कि ये हमारी प्रॉब्लम है। अब डू, D3 से लेके D5 तक हमारा डू डू कैटेगरी चलेगा। D3 में क्या रहता है? डेवलप इंट्रीम कंटेनमेंट प्लान। इंट्रीम कंटेनमेंट प्लान क्या रहता है? जैसे कस्टमर के यहाँ हमारा इशू आ गया है, तो उस इशू में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंटेनमेंट एक्शन लेंगे, यानी सेग्रीगेशन करवाएंगे कस्टमर एंड पे, कि आप मतलब कितना जल्दी उसको सेग्रीगेट कर लें। एक इन हाउस सेग्रीगेशन करवाएंगे, जो भी आपके अगर रिजेक्शन पार्ट रहेगा उसको सेग्रीगेट करेंगे। तो वो हमारा D3 फेज में चलता है, डेवलप इंट्रीम कंटेनमेंट प्लान। ये हमारा D3 में आता है। D4, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है हमारा विनोद, डी। यस सर। विनोद इसके यस सर। इसके तुम टाइमलाइंस भी बताया करो साथ में। टाइमलाइंस। D3 के लिए कितना टाइम देती है कंपनी, विद इन 48 आवर्स या 36 आवर्स, जो भी टाइम है कंपनी का हर एक का रहता है। ओके सर। जैसे हमारे यहाँ पे 36 आवर्स है, तो विद इन दैट 36 आवर्स
कंटेनमेंट एक्शन सप्लायर को एक तो उसको जो मटेरियल उसके एंड पे है, जो मटेरियल ट्रांजिट में है, जो मटेरियल कस्टमर एंड पे पहुंचा है, सबको चेक करना है, सबको वेरीफाई करके जो भी नॉट ओके है उसको साइड क्वारंटाइन करके लेना है, और जो ओके मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करके ही कस्टमर को बताना है दिस इज ओके मटेरियल। ओके, कोई Okay. रिवर्क कर सकते हैं तो रिवर्क की जरूरत पड़ी तो रिवर्क भी करना है उसको, ताकि लाइन चले स्मूथली। ठीक है सर। एक्चुअली सर मैंने टाइम का तो सर, हाँ सर, हेलो। पहले बोलो कोई नहीं, पहले बोलो कोई नहीं। इसमें मेरे को थोड़ा गैप लग रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि तुम ना सिर्फ ये नोट लेके पढ़ रहे हो, डिटेल्स भी तुमको इसमें शेयर करने हैं। डिटेल्स सर टाइम से तो तुमने पीछे से हमने स्किप किया था। 8D ये ओवरऑल है, इसमें कंपनी भी में कुछ कुछ जगह वेरी करता है कि इसमें आप कैसे पिक कर रहे हो इसको, है ना। जैसे पीछे था 5W2H, कई फॉलो करते हैं 5W1H, कई जगह होते हैं 6W, कई लोग बाय भी करते हैं उसमें ही, राइट। तो ये यस सर। सब वेरी करता है हर एक एडी में। यहाँ भी तुम जैसे बोल रहे हैं, अभिषेक जी बोल रहे हैं अभी, जैसे मैंने भी बताया कंटेनमेंट का, तो डिटेल्स में थोड़ा ब्रीफ करो कि कंटेनमेंट में क्या, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एडी और व्हाट वी आर डूइंग इन CNH। इसमें बहुत जरूरी है कि हम इसको ग्रास्प करें कि करना कैसे है। कंटेनमेंट पूरा कब होता है, फेस क्या है इसके, हर एक के अलग फेस है। ओके सर। 5W1H फेस है, इट्स ओनली अ डाटा कलेक्शन। आप पीछे भी जाओगे ना, पिछले फेज में जाओगे ना, तो उसमें भी देखोगे जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक डाटा है, गैदरिंग है क्या हुआ। कंटेनमेंट एक एक्शन पॉइंट है, और कंटेनमेंट में भी पूरी ब्रीफिंग है कैसे करना है। प्रॉब्लम आने के बाद से लेके इवन डीलर्स, कुछ गाड़ियों में अगर मान लो इशू वारंटी से आया तो वो डीलर्स पे भी जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी कंटेन करनी होती हैं, है ना। बिल्कुल अगर सर। आप देखो तो उसमें होती हैं बॉय डिटेल्स। एक मेडिसिन कंपनी है, मेडिसिन कंपनी में कोई ऐसा केस आ गया तो वो सारी दवाइयां विड्रॉ करेगी, चाहे वो कहाँ पहुंची हो, शॉप में पहुंची हो। इवन इफ मूव टू कस्टमर आल्सो, तो वहां भी वो दिए जाएंगे सच कि उन्होंने खरीदी थी। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो ये वेरी करता सबके अलग अलग रहेगा। हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं कंटेनमेंट, तुमने भी यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा है, यू नो कि हमने किसी पार्ट का हम कंटेनमेंट में कितने नीचे में जाते हैं, तो वो उसमें बताओ ना, ब्रीफ करो ना थोड़ा सा। सर क्योंकि तुम कंटेंट, सिर्फ रीड कर दोगे ना तो इसमें चीज हो समझेंगे नहीं। इनकी बहुत सी डेप्थ है, बिल्कुल सर। कंटेनमेंट की, रूट कोज की, इसकी डेप्थ है बहुत सारी। इट्स नॉट ओनली अ स्टेटमेंट। कंटेनमेंट कैसे करते हैं पूरा, थोड़ा ऐसे जब जाओगे ना पूरा एक सब एक्सप्लेन करो, ताकि जब लोग ज्वाइन करें बाद में कंपनी, या जो ज्वाइन कर चुके हैं तो उसको सबको सेम फॉलो करें। सर कंटेनमेंट एक्शन में सबसे पहले तो सर हमें सप्लायर को अ, बताना पड़ता है कि आपका इशू आया है। तो कंटेनमेंट एक्शन लेने के लिए वो आता है कि अपना जो भी ओके मतलब सेग्रीगेट करता है, ओके मटेरियल अलग रखता है, नॉट ओके मटेरियल अलग रखता है। देन वो हमें इन्फॉर्म करता है कि हमने सेग्रीगेट किया मटेरियल। ये सारी चीज़ें सर कंटेनमेंट एक्शन में प्लान में आती हैं। तो क्या होता है, उसके उसके बाद बाद क्या सर होता है। उसके बाद सर जो ओके मटेरियल है वो हम लाइन पे देते हैं, देन जो रिजेक्ट मटेरियल है उसको सीन में पोस्ट करवा देते हैं। हम्म, और सर उसके बाद हम उसका बिल रेज करते हैं। हम्म। आवाज कट रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो। आवाज विनोद के इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लवकुश तुम्हारा नेटवर्क का इशू लग रहा है। हाँ बोलो विनोद। हाँ सर, ये लास्ट जो रहेगा हमारा कंटेनमेंट एक्शन में, वो सर हमारा बिल जनरेट ही करना रहेगा कि हम उसका मटेरियल रिजेक्ट करके बिल जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या। उसके बाद फिर इतना ही रहता है फिर सर हम नहीं नहीं नहीं, जैसे। इसमें जब आप कंटेनमेंट करते हो दो चीज आती हैं। कंटेनमेंट कौन करेगा, आप करते हो तो मायने अलग रहेंगे, वेंडर करता है मायने अलग रहेंगे, है ना। जब ओके। आप दोनों
पेमेंट करते हो तो मार्किंग करते हो कौन सा सही है कौन सा खराब है, तो उन्हें मार्किंग जरूरी है। ओके पे अलग, नोट ओके पे अलग। मार्किंग पे नोट ओके हुआ, उसके बाद होता है कि उसका रिवर्क करना है या वापस जाएगा, राइट। बिल्कुल रिवर्क सर। किया तो किया, और रिवर्क नहीं किया वापस गया, तो जब वेंडर के पास जाएगा तो सप्लायर उसके बाद में उसको क्या करेगा। अगर वो उसके यहाँ या तो दो देखो, अगर हो सकता है आपके यहाँ पे 500 पीस हो और सप्लायर बोले सर आपने यहाँ मैं बंदा नहीं भेज सकता, आप 10 पीस छांट लो, बाकी मुझे फिर भेज दो वापिस, मैं छांट छांट लूंगा, उसका एक्शन अलग होगा। उसके बाद जब आप वेंडर को भेजोगे तो वहां पे अगर वो होता है वो उसका रिवर्क करे, रिवर्क के बाद आपको माल दोबारा आएगा, आपको भी चेक करना है। कंटेनमेंट क्लास पूरी तब होती है जब आप कंटेनमेंट के जितने पार्ट्स हैं पूरे गोन थ्रू करते हो। इफ इट हैज 400 नंबर्स इन द प्लांट, तो उन 400 का पूरा कंटेनमेंट, मतलब 100 पीस अगर सही है 300 नोट होके हैं तो 100 यहाँ पे चले गए, बाकी 300 या तो रिवर्केबल होंगे या नहीं होंगे। रिवर्केबल होंगे तो उसका रिवर्क कौन करेगा, वेंडर करेगा। रिवर्क के बाद आप दोबारा चेक करोगे, ओके हुआ तो क्लोज होगा, नहीं हुआ रिवर्क नहीं हो सकता, वेंडर के पास गया तो उसने उसके यहाँ रिवर्क किया। हो सकता है कुछ पार्ट्स में बोलता है मैं आपके यहाँ रिवर्क नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे यहाँ कुछ फैसिलिटी होगा, मैं अपने रिवर्क करूंगा, वो रिवर्क करके देगा तो अगेन आपको लोड भेजेगा वो ट्रेस करके, वो पार्ट और क्वांटिटी ही जाएगी जो वहां गई होगी वेंडर पे, वहां आपको दोबारा चेक करनी है। तो कंटेनमेंट का साइकिल पूरा तब होता है जब आप पूरे एक एक क्वांटिटी का कंटेन कर देते हो। ये नहीं कि 500 पीस थे हमने छांट लिए, 200 सही है 300 नोटों के विंडो के चले गए वापिस, यहाँ पे एंड नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा डेप्थ में जाओ तो जितने डिटेल तुम पढ़ पाओगे ना उतनी डिटेल तुम ब्रीफ करोगे सबको। ये हर एक की एक फेस है लेकिन इनके स्टेप हैं हर एक कंटेनमेंट, हर पॉइंट के। ठीक है सर, मैं अभी तो यही था सर, अभी डाटा यही मतलब यही मैं निकाला वही था कह मैंने। रहा हूँ सर, डाटा नहीं है इसमें आज आप जाओगे इसमें डेप्थ है बहुत सारी। बिल्कुल, क्योंकि सर मेरे पास थोड़ा कम टाइम था तो मैं इतना ही निकाल पाया था इसको। डिटेल्स तो इसमें क्योंकि क्या होगा कि अगर जो लोग सुन रहे हैं ना बिल्कुल ये सब नहीं सुन सर। रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है करने में, ऐसा होता है रूट को, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना तो जो डिटेल डेप्थ है वो उसमें नहीं आती है, विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है सर, ये फिर सर D4 आता है सर हमारा, डिटरमाइन द रूट कॉज। तो रूट हमारा जो D4 रहेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसके अंदर हमें रूट कॉज एनालिसिस करते हैं हम। तो रूट कॉज एनालिसिस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम 5W और इशिकावा डायग्राम के थ्रू भी हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। तो रूट कॉज का एक मेन मतलब इम्पोर्टेंस ये रहती है कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो रूट कॉज है वो 5W में भी निकल आए, वो हमारे 7 में भी निकल सकता है, वो हमारे 4 में भी निकल सकता है। कुछ लोग इसको अगर 2 में निकालते हैं तो वो दोबारा उस पर सोचने के लिए मतलब उसको दोबारा उस पर रूट कॉज को एनालिसिस करना जरूरी रहता है, 2 में कभी रूट कॉज एनालिसिस नहीं निकलता है। तो जैसे एक जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं ये रूट कॉज एनालिसिस को लेके, कि एक बच्चा रोता हुआ घर आया है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मतलब एक रूट कॉज एनालिसिस 5 बाय हम कहीं भी यूज कर सकते हैं सर, इवन इंडस्ट्रीज घर कहीं भी यूज कर सकते हैं हम। तो एक जनरल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा रोता हुआ घर आया है, तो उसके पिताजी ने उससे पूछा, मतलब उसका रोना, वो अपने पापा के पास आया, तो उसने उसका मेन जो रोना है वो रूट कॉज है, मतलब प्रॉब्लम है, सॉरी। वो जो रोना है उस बच्चे का, वो रोना रोना प्रॉब्लम है। अब वो पापा के पास आया है तो पापा ने उससे पूछा, मतलब वाई वाई एनालिसिस के पापा करेंगे उसके साथ कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि भाई ने मुझे मारा। पापा ने पूछा क्यों मारा, कि मैंने भाई को गाली दी, अब्यूज किया भाई को। तो पापा ने बोला क्यों गाली दी आपने। देन बच्चा बोला उन्होंने मेरी बैटिंग नहीं दी। पापा ने फिर वाई किया, क्यों बैटिंग नहीं दी, क्योंकि कल मैंने उनकी बैटिंग नहीं दी। ये 4 वाई निकले। अब इसमें हम हमारा रूट कॉज क्या रहेगा,
कोई गैस करेगा सर इसमें? आप समझिए मेरा ये जो क्वेश्चन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर, हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन सुना इसमें, रूट कॉज वाला? हाँ ठीक है। हाँ बच्चा रोता हुआ घर आया, प्रॉब्लम है बच्चे का रोना। पापा ने उसके बाय बाय एनालिसिस किया। तो हाँ। इसमें मुझे आप इन 4 बाय के अंदर रूट कॉज बता सकते हैं कि रूट कॉज क्या है? उसका जो रूट कॉज होगा वो लास्ट वाले वाई में निकल के आएगा कि अपना मतलब एकदम आपने इसको 4 वाई में क्लियर किया है, तो जो मेरा मेन रूट कॉज है वो लास्ट वाला जो वाई आएगा उसमें क्यों, जब उसने मतलब बैटिंग नहीं दी मुझे नहीं तो नहीं, उस गलत है। बाद उसने उसको मारा। नहीं सर, गलत है ये भी। इसका सर जो मेन रूट कॉज है, उसने उसको गाली दी भाई को। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा लास्ट वाला भाई हमारा रूट कॉज निकले। ये मेरा ये एग्जांपल देने का मेरा जो मेन मोटिव ये था कि ऐसा हम लोग लास्ट वाला जो वाई रहता है ना, हम हमेशा उस वाई को ही हम रूट कॉज हमेशा समझ लेते हैं, और हम एक मतलब प्रॉपर रूट कॉज पे हम लोग वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर वो बच्चा अपने भाई को गाली नहीं देता तो पिटता नहीं वहां पे, और ना ही वो रोता, ना ही प्रॉब्लम जनरेट होती। सही ना सर? तो मेरा मोटिव ये है कि हमेशा लास्ट बाय को आप, वो मे बी वो भी हो सकता है सर, मान लीजिए जो लास्ट बाय है बैटिंग नहीं दी, तो वो नेक्स्ट टाइम पापा उसको बोलता है कि भाई बैटिंग दे दो उसकी और खत्म करो, तो वहाँ लेकिन वो नेक्स्ट टाइम फिर भी गाली दे सकता था, वो फिर भी पिट सकता था। ठीक है ना सर? तो उसने क्या किया, उसके पिटाई उसकी गाली पे उन्होंने रोक लगाई, यानी गाली को उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने अच्छी मतलब रूट कॉज पे उन्होंने अटैक किया उसके। तो अब ना वो पिटेगा और ना ये वो रोएगा। इस तरीके की बात ये रूट कॉज में ऐसे निकल के आता है सर। तो समझ में आया सर ये मेरा? हेलो? हाँ सर, आ रहा है। जी हाँ सर। विनोद, एक डाउट था। हाँ हाँ हाँ, पूछिए ना। नहीं कह रहा था। अरे पॉइंट तो हम समझ गए, है ना? जी सर। बट बताओ, तुमने एक्चुअली में कोई फर्म कभी किया है कंपनी में, कुछ किसी पे किया है? हाँ सर, किया ना सर। तुमने किसी का किया है? हाँ सर, किया ना सर मैंने। सीएनएच में तुमने अपने इस टेन्योर पीरियड में किसी नहीं भी सर, सीएनएच में भी नहीं किया तरह सर। का रूट कॉज निकाला है? नहीं सर, सीएनएच में नहीं किया मैंने अभी। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया? नहीं, कभी किया ना सर, किया टीम वैसे में? किया। पहले किया ना सर, पुरानी कंपनी में वैसे किया ही मैं। मैं कह रहा हूँ कोई बता करेगा ना टीम के लिए। सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। कुछ है एग्जांपल इसमें कुछ शेयर करने के लिए? सर मेरे पास है ना एग्जांपल में, एक टेक्निकल एक एग्जांपल में फॉर्मेट के साथ देता सर मैं। अभी तो मैंने एक जनरली बाय बाय कि हमारा बाय बाय हमारा कभी भी लास्ट वाला बाय ऐसा नहीं हो, जरूरी नहीं हो कि हमारा लास्ट वाला बाय ही हमारा रूट कॉज हो। मेरा ये एग्जांपल देने का मेन मोटिव ये था, क्योंकि जनरली लोग क्या समझते हैं कि लास्ट बाय आ गया है तो यही हमारा रूट कॉज है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारा सेकंड बाय भी हमारा ऐसा रूट कॉज हो सकता है। रुको। हेलो सर, वाई आवाज आ रही? इसमें तुम देखना, वाई वाई करोगे ना, वाई वाई में एक ट्री फॉर्म बनता है, वो इसलिए बनता है, समझ रहे हो? हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ। आपने वाई वाई नहीं किया, मेरे कायदा फॉर्मेट देखना, उसमें इसीलिए उसके अंदर एक ट्रिगर फॉर्म का वाई वाई बनता है, ट्री शेप का, उसकी इसीलिए निकलती है ब्रांचेस। एक्चुअल में पहला वाई किया तो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, क्योंकि एक कारण के भी 3 कारण हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं सर। एक कारण के 4 कारण हो सकते हैं, ये सिंगल चेन नहीं होती वाई वाई कभी। बिल्कुल सर। इसलिए बोल रहा हूँ कोई शेयर करना, इसमें ब्रांच बनती है पूरी वाई वाई की, और ब्रांचेस में ये सब चीजें निकलती हैं कि हो सकता है दूसरा कारण जो दूसरा रूट को आया, दूसरा भाई आया, वो भी कारण हो, तो चौथा भाई है वो भी कारण हो। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो तो सकता है ये वो सर सब सब इसीलिए बिल्कुल इसमें ट्री फॉर्म बनता है वाई वाई का। बिल्कुल। लेकिन सर तो कह रहा हूँ मेन, कोई को दिखाना, नहीं तो जी देखते हैं कहीं हो तो करने का।
ठीक है सर। मैं सर ये होने से सर चारों चारों हो सकते थे सर रूट कॉज, लेकिन सर मेन क्या हो सकता है सर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, इसलिए बोला हूँ ना, उसकी ब्रांच बनती है एक्चुअल की। बिल्कुल तो जब तुम एक्चुअल होगा ना वो ब्रांच, तो तुमको समझ में आएगा इजली कि वो किस वे में जाता है वाई। बिल्कुल ये सर। तुम्हें थोड़ा इंस्पेक्शन, ये एग्जांपल जरा निकालने अलग लिया पड़ेंगे है, इसको। इसलिए समझने में थोड़ा इश्यू जाएगा लोगों जी को। बट रूट कॉज इज ओनली वन। हाँ सर, रूट या कॉज फिर जी वो आगे आएगा, सर आपके मेरा क्वेश्चन, एडी में रहता है दो चीजें, वो कंट्रीब्यूट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो परसेंटेज में भी लिखते हैं, आगे है वो। ठीक है, ठीक सर। आपके पीपीटी में होना चाहिए वो। D5 सर, परमानेंट करेक्टिव एक्शन। अब हमारा जो रूट कॉज निकल के आया है, अब उस पर हमें परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेना है, तो ताकि ये तो अभी तो हाँ हाँ। एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब सभी के लिए, कि मतलब जैसे वाई वाई एनालिसिस करते हैं तो मिनिमम कितने वाई होना चाहिए ऐसा? मिनिमम का कुछ वो नहीं है इसके अंदर, मैक्सिमम 3 या 4 होना चाहिए, मतलब सॉरी मिनिमम 3 आना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। 7 में भी निकल सकता है, 8 में भी निकल सकता है, ऐसा है। अभी एक अपनी ट्रेनिंग हुई थी WCM की 2 बजे से, तो उसमें अभी एक दिन इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। जी तो उन्होंने बताया था कि आइडियली मिनिमम 5 वाई तो होना चाहिए। सर, 5 वाई भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 वाई में भी रूट कॉज निकल सकता है, ऐसा मतलब मिनिमम 3 वाई में आप निकाल सकते हो रूट कॉज। अगर 2 वाई है तो इट मीन्स आपको उस पर दोबारा से रिसर्च करना पड़ेगी, दोबारा से उसको करना, क्योंकि 2 वाई में नहीं निकल पाएगा आपका। मिनिमम 3 वाई में तो होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, एक्शनेबल रूट कॉज तक पहुंचना है आपको। यस सर। नहीं तो अनएंडिंग हो जाता है वाई वाई एनालिसिस तो। बिल्कुल सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। विनोद सर, हाँ जैसा आपने इसमें लिखा है 5y का, मेरी आवाज क्लियर है, नॉइस तो हाँ, नहीं आ रही? क्लियर क्लियर है। हाँ, और जैसे आपने लिखा, अपन 5y था और एक इशिकावा डायग्राम, जिसको अपन फिशबोन डायग्राम बोलते हैं, हाँ हाँ मैन मशीन मेथड वाला। तो हाँ मैंने 5y नहीं किया है, मैंने मैन मशीन मटेरियल मेथड वाला किया है। हाँ। तो उस पर अपन वैलिडेशन करते हैं हर चीज का। जैसे मेरे मैन में कुछ वो भी जो मतलब कॉसेस निकल के आए, उसका वैलिडेशन करूंगा, मशीन का वैलिडेशन करूंगा। तो ऐसा 5y में भी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, 5 वाई ये जो इशिकावा डायग्राम जो रहता है ना, इससे 5 वाई निकल के हाँ आते हैं, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। पहले आप ब्रेन हाँ स्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है ना। हाँ पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप इशिकावा डायग्राम बनाएंगे, यानी 6M वाला जो डायग्राम बनेगा आपका, फिशबोन हाँ। डायग्राम। उसके बाद फिर वाई वाई एनालिसिस आप करेंगे। आप समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, नहीं इसमें लिखा ना 5y और इशिकावा हाँ, डायग्राम, तो तो इशिकावा डायग्राम से आपके मतलब इशिकावा डायग्राम में सारे वो पॉसिबल कॉजेस आ जाएंगे आपके। पॉसिबल है। हाँ जो हाँ हाँ, बिल्कुल। जो 5 बाई को आप मतलब जिसके अंदर आप ले सकते हैं उसके, मतलब पॉसिबल कॉजेस आ जाएंगे उसके अंदर। हाँ हाँ। क्लियर है? तो ये 5, नहीं तो ये 5y का जैसे मेरा उसमें निकलता है कि मैं हर एक जो भी मेरा कॉस्ट निकलता है मैन मशीन का, मैं वैलिडेशन करता हूँ कि वो वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो 5y मेरे जो निकल के आएंगे, उसको भी वैलिडेट करना पड़ेगा क्या मेरे को, कि वो वैलिडेट होके निकलेंगे उससे इशिकावा से? इशिकावा से वैलिडेट होके निकलेंगे, अच्छा, क्योंकि ओके। ब्रेन स्टॉर्मिंग से वैलिडेट हो, मतलब इशिकावा के जो पॉइंट निकलेंगे वो ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो भी हाँ हमारी हाँ मतलब कोर फंक्शनल टीम जो भी रहेगी, हाँ जो भी हाँ। हमारी D1 में जो फॉर्म हुई है हमारी टीम, हम्म, वो पूरी की पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगी, देन इशिकावा डायग्राम फॉर्म करेंगे हम। देन इशिकावा डायग्राम वैलिडेट होने के बाद हमारा 5 वाइज निकलेगा। ओके, ठीक है। ठीक। ओके। मतलब विनोद, वो ऐसा होता है क्या जैसे हम जब अपना काइजन में 4M1D करते हैं? हेलो। 4, हाँ हाँ हाँ, तो अपन जो काइजन में 4M1D करते हैं उसमें मैन मेथड, मशीन मटेरियल करते हैं और डिजाइन होता है। उसमें जो बिल्कुल भी हमारा मेन कॉज रहता है उसको हम लेके फिर 5W1H करते हैं, वो 5Y करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही पहुंच गए। है ना? हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ ठीक है, सही। फिर हम वहां से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा मेथड में प्रॉब्लम था या मशीन में था, मटेरियल में था, डिजाइन था। है ना? बिल्कुल तो जो ये भी, हाँ हाँ
हाँ, ये इशिकावा डायग्राम से सारी चीज निकल के सामने आ जाती है हमारे। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक। तो ओके। अब D5 में सर क्या रहता है, परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेते हैं हम, जो भी रूट कॉज निकला है हमारा, ताकि वो दोबारा रिओक्योर ना हो, यानी दोबारा वो इशू, उस इशू की वजह से हमारा कस्टमर दोबारा परेशान ना हो। तो हम D5 में परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेते हैं हम। चेक। अब चेक के अंदर हमारा D6 आता है ओनली, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लिया है आफ्टर रूट कॉज, यानी D4 D5 में हमने जो भी प्रोसेस की हैं, उसको हम वैलिडेट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके। अगर वो इम्प्लीमेंट हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रहा है बच्चा। ओके। तो जो जितना भी प्रोसेस हमने D4 D5 में किया है, उसको वैलिडेट हम D6 में करेंगे, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। अगर हमारा करेक्टिव एक्शन वैलिडेट नहीं हुआ है, अगर हमारा अप टू द मार्क नहीं है करेक्टिव एक्शन, वो हमें इसमें पता चल जाएगा। अगर परमानेंट एक्शन हमारा करेक्ट अप टू द मार्क नहीं है, तो हमें दोबारा से ही हमें प्रोसेस शुरू करना पड़ेगी फ्रॉम द D1, फ्रॉम द D0। ओके, यानी D6 के अंदर हमें वो प्रोसेस को वैलिडेट करना है हमें। एक्ट के अंदर 7 एंड 8, दो डिसिप्लिन आते हैं इसके अंदर, 7 और 8। प्रिवेंट रिक्योरेंस एंड सिस्टम प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर परमानेंट, ये हमारा परमानेंट एक्शन के लिए, प्रिवेंट रिक्योरेंस क्या रहता है, परमानेंट एक्शन के लिए रहता है। यानी हमने करेक्टिव एक्शन तो ले लिया इशू के ऊपर, यानी जो हमारा एक इशू आया है, हमने उस पर एक्शन तो ले लिया है, लेकिन अब ये इशू किसी और, मतलब जैसे बोर ओवर साइज हुआ हमारा, विनोद आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ विनोद, मेरी आवाज नहीं आ रही? विनोद सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो गया ये? कोई कॉल करो विनोद को, ज्वाइन किया उसने। ओके, करो किया कॉल करो। उसने, फिर से ज्वाइन किया उसने। रुको, किया है उसने। हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर थोड़ा। हाँ विनोद ओके। बोलो। जी। सर थोड़ा नेटवर्क, हेलो।
हाँ विनोद। अरे थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, 1 मिनट रुकना, मेरा क्या नेट खत्म हो। ओके, खत्म हो गया तो सर एक मैं अभी हम आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ विनोद आ रही है। ठीक है। एक्ट में हमारे डी 2 डिसिप्लिन आते हैं, D7 और D8। तो प्रिवेंटिव रिकरेंस सिस्टम प्रॉब्लम्स, D7 के अंदर क्या स्क्रीन रहता नहीं है? दिख रही सर। स्क्रीन दिख रही मेरी? हेलो, नहीं। हाँ सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रही। अब विजिबल है स्क्रीन? हाँ विजिबल है। कंटिन्यू करो। एक्ट के अंदर हमारे 2 डिसिप्लिन आते हैं, D7 एंड D8। D7 के अंदर प्रिवेंट रिक्योरेंस एंड सिस्टम प्रॉब्लम, यानी जो हमने D5 के अंदर वो करेक्टिव एक्शन लिया था, वो करेक्टिव एक्शन हमने सिर्फ वो सिंगल रूट कॉज के लिए लिया था कि इस रूट कॉज की वजह से दोबारा ये रूट कॉज दोबारा ना आए, इसलिए हमने वो करेक्टिव एक्शन लिया था। इस D7 के अंदर हम परमानेंट एक्शन, वो सारे पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर एक्शन लेंगे जिसकी वजह से वो फेल होने के चांसेस हैं D7 के अंदर। तो जैसे हम FMEA के अंदर बिफोर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम FMEA बनाते हैं, तो उस टाइम सारे फेलियर मोड हम चेक कर लेते हैं कि इस वजह से मेरा पार्ट फेल होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन कुछ ना कुछ फेल उस पार्ट में आ जाता है जो कि हम FMEA में नहीं कर पाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम ये D7 यानी जब भी हम कोई रूट कॉज पे नया एक्शन लेते हैं तो हमें FMEA के अंदर वो ऐड करते हैं। तो D7 हमारा इसीलिए है कि हम उस पोटेंशियल कॉज के ऊपर एक्शन लें ताकि वो दोबारा से रिओकर ना हो। और D8 के अंदर हम टीम के मेंबर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहता है, पूरी टीम को कॉन्ग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा 8D बनता है। अच्छा विनोद, आप तो एक एग्जांपल लेके समझा रहे थे कि डाय का ओवर साइज अगर डाय हो जाता है तो उससे रिलेटेड हाँ। आपको समझाने वाले थे। हाँ, जैसे मेरा डाया ओवर साइज हुआ कोई, ठीक है ना, वो इंसर्ट वियर आउट अंडर साइज हुआ कोई डाया मेरा इंसर्ट वियर आउट की वजह से, तो हमने इस पे तो एक्शन ले लिया है कि ये डाया मेरा इंसर्ट वियर आउट की वजह से अंडर साइज हो गया है, ठीक है। अब वहीं मतलब हमने एक प्रॉब्लम को तो हमने ओवरटेक कर लिया है कि अब हम इंसर्ट के लिए टू लाइफ मॉनिटरिंग कर देंगे, ये हमारा करेक्टिव एक्शन हो गया उसके ऊपर, ठीक है, कि जब भी 50 पार्ट के बाद इंसर्ट चेंज कर देंगे, ये हमारा करेक्टिव। अब हमारा दोबारा इस पे तो हमने कर लिया है, अब ये अंडर साइज और किसी की वजह से ना हो, यानी हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से ना हो, हमारे इंस्पेक्शन की वजह से ना हो, तो हम उस पर भी एक्शन ले लेंगे। ये D7 में ये सारी चीज आती हैं, यानी वो सारे पोटेंशियल कॉजेस ले लेंगे जिसकी वजह से वो डाया अंडर साइज ना हो। आया शब्द समझ में कुछ? हाँ हाँ हाँ, ठीक है हाँ, ये ना। तो जैसे कि एक मतलब एक इशू तो आ गया है इंसर्ट डाया अंडर साइज का, जो कि इंसर्ट वियर आउट की वजह से हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब हम पूरा का पूरा उसके एनालिसिस करेंगे कि दोबारा ये डाया और किसी की वजह से अंडर साइज ना हो, इंस्पेक्शन की वजह से ना हो, मशीन की वजह से ना हो, मटेरियल की वजह से ना हो, मेथड की वजह से ना हो, तो सारे हम उस चीज पे कवर करेंगे, तो फिर से हम उसको अपने FMEA में जोड़ लेंगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। और 8 ठीक है। में 8 हमारे जो D8 है, इसके अंदर हम अपनी पूरी टीम को बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने पूरा 8D बनाने में पूरा